24 अप्रैल 1983 को बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबूजी कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म का हिस्सा है या वो वही है, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। दलित 95% श्रेष्ठ मानव है तो 5% एकदम कचड़ा है। दो पार्टियां यानी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, दोनों इंडिया गठबंधन में है नहीं। तो शायद एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाई हम तुम्हारा पार्टी नहीं तो हम तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ाई क्यों लड़े। मैं सोचता था कि दलित 24 कैरेट गोल्ड है, दलित से कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आज जो दलित आरक्षित सीटों से, रिजर्व सीट से चुनकर पार्लियामेंट में गए हैं, वो सियार की तरह से लग रहे हैं। सियार समझते हैं ना, गांव में होता है, सियार होता है। बिहार में और यूपी में भी होता है। हाँ जी, जयकाल्स। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सोते भी हैं, बैठते भी हैं तो जवान ही लगते हैं, जवानी उनके मुंह से झलकती है, निकलती है जवानी, इस हाथ में, इस हाथ में, इस पैर में, उस पैर में। पार्लियामेंट में थोड़ा सुस्त दिखे। दलित समाज की अंदर से आप किसी भी दलित एक्टिविस्ट से बात करिए जो थोड़ी सी राजनीति समझ रखता है, वो कहेगा नहीं यार कांग्रेस ने बढ़िया घेर लिया, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बढ़िया घेर लिया। दलित की लड़ाई लड़ने के लिए दलित ही होना जरूरी नहीं है। यह 70 साल पहले भी दिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के प्रियम्बुल के साथ 100% थे। अंबेडकर 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 6 बार अंबेडकर, और ये कहना फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। आंकड़े नहीं है कि स्वर्ग कितने लोग गए भगवान का नाम लेने के बाद जी, और वहां से रिपोर्टिंग की कि नहीं की। लेकिन इस पर विपक्ष हमलावर और सरकार को, अमित शाह को सफाई देनी पड़े। विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी लगातार प्रतिरोध करती रही। इसी बीच बहन जी का एक कॉल आया है 24 तारीख को। बीएसपी 24 तारीख तक अगर गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो बीएसपी पूरे देश में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। तो आज 21 तारीख हो गया, 2 दिन और है। आखिर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति, दलित, बीजेपी, संविधान, बाबा साहब। संविधान के साथ कौन और संविधान के खिलाफ कौन। बाबा साहब के अपमान होने पर भी अगर सत्ता के लोभ में, भूख में सरकार और अमित शाह के पक्ष में अगर दलित नेता खड़े हैं तो सोचिए वो आपके साथ क्या हश्र करेंगे। इसलिए जात के नाम पर नहीं, विचारधारा के नाम पर बात होनी चाहिए। 2 खास मेहमान हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। चंद्रभान जी को लगातार आप सुनते हैं, राहुल हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश का रहता है लेटेस्ट, और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर भी हैं, सांसद भी हैं जी। तो क्या क्या पोजीशन है और क्या ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे को कांग्रेस आगे ले जा चुकी है, इसलिए बीएसपी को अब एक्शन मोड में आना पड़ा। चंद्रभान जी, पहले आपसे इस बात का तो स्वागत करना चाहिए। हाँ, यस। पर उत्तर प्रदेश के दलितों को या कहीं के भी दलित को एक बात अब ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि दलित की लड़ाई लड़ने के लिए दलित ही होना जरूरी नहीं है। यह 70 साल पहले भी दिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के प्रियम्बुल के साथ 100% थे, और जैसा बाबा साहब ने लिख के दिया वैसा ही उन्होंने पढ़ दिया। अभी जो देश में हो रहा है इसमें खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दलित हैं, पर राहुल और प्रियंका और बाकी जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं ये तो दलित नहीं है। तो यह जो कीड़ा को क्या बोलते हैं जो बुलबुलाता है, चलिए समझ गए, नाली में बुलबुलाता है, सफेद रंग का कीड़ा। यह कीड़ा जो दलित के दिमाग में घुसा है कि हमारी लड़ाई हमारा ही आदमी, यानी दलित की लड़ाई दलित ही लड़ेगा, यह कीड़ा दिमाग से। नहीं तो दलित लोग तो ज्यादा बीजेपी के साथ है, तो कहाँ लड़ रहा है? नहीं, दलित हम समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, लीडर हमको एक ऑफिसर ने बहुत क्लियरली समझाया कि आप बोल रहे हैं दलित मिडिल क्लास ये है, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे हम सरकारी अफसर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ जो चंदा मांगने आते हैं तो बाबा साहब के ही नाम पर मांगते हैं, अपनी योग्यता पर तो मांगते नहीं हैं।
हम बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं, तो जो भी हमारे पास होता है हमारे बस में दे देते हैं। पर जिनको हमने पैसा दे दिया है यह क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम चंदा दे सकते हैं तो हम चंदा दे रहे हैं, जो चंदा ले गए वो क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कभी पूछा आपने? दोबारा पूछने का आपका अधिकार नहीं बनता है। बोले अब तो पूछेंगे। बाबा साहब पाई पाई का हिसाब देते थे। हाँ, तो अब तो पूछेंगे। तो दलित समाज इस बात को दिमाग से निकाल ले कि उनकी लड़ाई उनका ही आदमी लड़ेगा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। चंद्रभान जी ईस्टर्न यूपी के हैं, आजमगढ़ कभी वामपंथ सीपीआई का गढ़ हुआ करता था, आजमगढ़ गाजीपुर, बसपा का भी गढ़ हुआ करता, सपा का भी गढ़ है। चलिए अब जरा राहुल जी से पूछते हैं, ये वेस्टर्न यूपी के हैं, इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी दोनों का संगम हो रहा है बीच में, और मैं बिहार का। चलिए बैलेंस किए हुए हैं। चलिए हाँ राहुल जी, क्या खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, क्या खबर है, क्या है मायने? बीएसपी वाकई लग रहा है कि उनका जनाधार खिसक रहा है, अब आर पार की लड़ाई में मोड़ में आना पड़ेगा। देखिए, जो जिस प्रकार से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये अनंत फरन में ही कहूँगा मैं, तो इसको कोई प्लानिंग तो अभी है नहीं, कोई पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाई गई है, कोई मतलब कोई इस प्रकार का, तो ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अमित शाह के बयान से दलित समाज आहत है, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है, उनका अपमान हुआ है, तो इसलिए बसपा जो है वो 24 तारीख को जिला स्तर पे धरना देगी, यानी लिखित रूप में ज्ञापन सौंपेगी डीएम को। तो ये, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हर जिले पर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा, कोई मतलब बहुत बड़ा कई लाख 2 लाख आदमी इकट्ठा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिला अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, 10 20 50 लोग जाएंगे और अपना देके चले आएंगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से बसपा सुप्रीमो की तरफ से ये आह्वान हुआ है। अब जो आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, मैं जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति को और दलित राजनीति को समझता हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो पिछले 3-4 दिनों में घटनाक्रम हुआ है, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, राहुल गांधी जी की टी-शर्ट का कलर बदल जाना, व्हाइट से नीली हो जाना, प्रियंका की साड़ी का कलर नीला हो जाना, हर आदमी इंडिया गठबंधन के प्रत्येक सांसद के हाथ में बाबा साहब की फोटो होना, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार के स्लोगन का उदय हो जाना। तो और फिर दलित समाज की अंदर से आप किसी भी दलित एक्टिविस्ट से बात करिए जो थोड़ी सी राजनीति समझ रखता है, वो कहेगा नहीं यार, कांग्रेस ने बढ़िया घेर लिया, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बढ़िया घेर लिया। तो मायावती जी जो देश के दलितों की नेता हैं, और लोग कहते हैं कि दलितों की बहुत बड़ी नेता है, तो उनको लग रहा है कि उनका जो जनाधार इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में कुछ नहीं बचा, 0 हो गए, तो जो थोड़ा बहुत जो बचा, जो बार्गेनिंग पावर है, पावर जो वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि 9-10% काट देंगे तो इनकी सरकार बना देंगे, इनकी नहीं बनने देंगे, थोड़ा सा ज्यादा काट लेंगे तो हमारे 2-4 सांसद जीत जाएंगे, विधायक जीत जाएंगे, तो फिर हम बैठ करके बात कर लेंगे टेबल पर। तो वो जो बार्गेनिंग पावर है वो भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दलित समाज में भी खासतौर से जो जाटव चमार वोटर है वो बसपा के पास अब है नहीं, वो भी अभी भी 9% वोट है, लेकिन 9% है, लेकिन वो जाटव चमार अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 13-14% है। तो आप कैसे कह सकते हो? मैं बुलंदशहर लोकसभा से मेरा संबंध रखता हूँ, और मेरी बुलंदशहर लोकसभा में 1 लाख वोट बसपा को पड़ा है, जबकि वो 3 लाख 4 लाख के आसपास अकेला जाटव है। नगीना में 13,000 वोट पड़ा है बसपा को, लोकसभा में 13,000। और अभी जो उपचुनाव हुआ है जिसमें आप देखेंगे 9 सीटों पर, वहां बसपा को 2 सीटों पर 1000 और 1200 वोट पड़ा है। तो आप ये समझिए कि जो जाटव वोट, जो मार्शल कौम है, जो जमींदार है, जो नौकरियों में है, जो बिजनेस में है, जो राजनीति को समझता है, जिसने बसपा खड़ी की, आजकल वो वोटर बसपा के साथ नहीं है। तो मायावती जी को चिंता लगी है कि अब कैसे चलेगा। तो शायद ये उन्होंने फन में लिया है कि हम 24 तारीख को इस प्रकार से एक आंदोलन करें, तो शायद हमारा जो वोटर है, कोर वोटर है, उसका विश्वास कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा बहुत बना रहे। चंद्रभान जी, बाबा साहब एक प्रतीक बन गए हैं। उनको नरेंद्र मोदी का ही भाषण है 2015 का, कि कोट करना हो, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको बाबा साहब को ही कोट करना पड़ता है। राजनीति हो रही है, जाहिर है राजनीति कोई मैं बुरी चीज नहीं मानता, राजनीति होती है, लेकिन ये राजनीति क्या सिर्फ प्रतीकों तक है? बाबा साहब का नाम और संविधान के प्रतीकों तक है, उनके आइडियाज पे क्या चर्चा हुई? आइडियोलॉजी, एजेंडा, देखिए कोई भी पार्टी, ऑल पार्टी, बाबा साहब का जो मैनिफेस्टो है नवंबर 1951 का, पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए, उसमें मैनिफेस्टो का मतलब कि पार्टी वादा करती है कि हम चुन करके आए तो ये काम करेंगे। उसमें दलितों पर केवल 2 छोटे-छोटे पैराग्राफ हैं, और मैं वह मैनिफेस्टो एक बाबा साहब की बहुत बड़ी रचना मानता हूँ। आप कोई दलित जो है
नीले रंग वाला दलित अगर उसको ठीक से पढ़े तो बोलेगा अरे ये बाबा साहब का है ही नहीं, किसी और ने लिखा होगा। क्योंकि उस मैनिफेस्टो में इंडिया की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, कैसा इंडिया होगा, बात करते हैं जॉब्स के, हाँ एक आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। और उसमें भारत से वो कहते हैं कि हमें अमेरिका की साइड लेनी चाहिए। जब पूरी दुनिया जो है, चाइना में क्रांति हो गई थी, सोवियत रूस में आधा हिस्सा कम्युनिस्ट हो गया था दुनिया का, उस समय कितने मजबूत बाबा साहब थे रहे होंगे कि उनका नहीं हमें चाइना से बचने के लिए कहा था उन्होंने, चाइना कब्जा कर ले, बोला कि चाइना से दूर रहो। आज भारत का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? चाइना। और उन्होंने कहा कि हम कृषि का जो है मैकेनाइजेशन करेंगे, बड़े बड़े फार्म्स पे खेती होगी और दलितों को मैकेनिकल साइंस एजुकेशन देंगे। और ये भी कहा कि जो लोअर क्लास हायर क्लास, अब वो क्लास की बात करना शुरू किए थे, में जो गैप है जन्म के आधार पर, उसको एजुकेशन ही खत्म करेगा। तो बाकी पूरा मैनिफेस्टो एक मॉडर्न इंडिया का मैनिफेस्टो है। तो बाकी जो लोग ये बाबा साहब को के समर्थन में खड़े हैं, उन्हें ऐसा क्यों कहना चाहिए कि ये दलितों के मसीहा थे? वो तो पूरा इंडिया के लार्जर पर्सपेक्टिव में वो बता रहे हैं ना, पूरे इंडिया के मसीहा थे। पूरे वो समझ रहे थे कि आजाद हो गया भारत की आज अमेरिका से नजदीक बनने के लिए भारत कितना प्रयास कर रहा है कि अमेरिका से हमारी दोस्ती हो जाए, नॉर्दर्न अमेरिका से दोस्ती हो जाए, यूरोप से दोस्ती हो जाए। तो बाबा साहब 1951 में कहा गए और उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दिया, स्टेट सेक्टर को भी जगह दिया। तो बाकी लोग क्यों नहीं मानते कि यह भारत के वैचारिक फादर का अपमान हुआ है? क्योंकि ये बड़ी बात है। हाँ, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और एक बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? मैं 15 साल तक कॉलम लिखा था ना, मैं सोचता था कि दलित 24 कैरेट गोल्ड है, दलित से कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आज जो दलित आरक्षित सीटों से, रिजर्व सीट से चुनकर पार्लियामेंट में गए हैं, वो सियार की तरह से लग रहे हैं। सियार समझते हैं ना, गांव में होता है, बिहार में और यूपी में भी होता है। हाँ जी, जयकाल्स। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सोते भी हैं, बैठते भी हैं तो जवान ही लगते हैं, जवानी उनके मुंह से झलकती है, निकलती है जवानी, इस हाथ में, इस हाथ में, इस पैर में, उस पैर में। पार्लियामेंट में थोड़ा सुस्त दिखे। ये क्या बात है इस वाले मुद्दे पे? हाँ, इस वाले मुद्दे पर जिनसे उम्मीद थी कि ये चुन करके आए हैं, तो कुछ जो भाषा है रोड पर वो पार्लियामेंट में भी दिखेगी, वो दिखी नहीं। तो ये एक बड़ा, मैं भी कभी जवान था तो एक डिप्टी स्पीकर हाल में चल रहा था, ये एक डिबेट चल रही थी जिसमें प्रीतीश नंदी आए हुए थे। तो प्रीतीश नंदी ने कहा, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था तो वहाँ का जो चेयर उस समय स्टूल टाइप का था, तो मैं 8 रो बाद में था। तो उसने कहा कि जब जगजीवन राम पहुंचते थे बॉम्बे तो हीरो का दाम, डायमंड्स का दाम बढ़ जाता था। मैंने इतनी लंबी छलांग लगाई, मुझे एक मौका और मिला होता, पकड़े नहीं होते लोग, सुरेंद्र मोहन उस समय थे बगल में बैठे, मैं जाके उसका गला पकड़ लेता। हाँ, मैं पहलवान का बेटा हूँ, थोड़ा थोड़ा असर अभी भी है, अभी पहलवानी पे आऊंगा अभी। तो ये जो है, जो दलित जो खूब उछल कूद करते हैं, वो भी थोड़ा सुस्त नजर आ रहे, मैं हैरान हूँ। और बाकी जो दलित चुनकर गए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह के लिए गए हैं, एक बंगला मिल जाएगा, कुछ जहाज का टिकट वगैरह, हाँ ये सब मिल जाएगा। दलित अगर सोच रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज उठाने के लिए गए हैं, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। क्या ये उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, कौन किधर इशारा कर रहे हैं? इशारा मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं। और साहब के कहने से पहले इस पर हम भी डिस्कस कर रहे थे
और मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था इस पर, अच्छा। और मैंने कहा था कि उसमें राम जी और रावण बहुजन समाज पार्टी के इकलौते, मैं नाम लेके बोल देता हूँ, आप नहीं बोल पा रहे हैं, बसपा के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं राम जी गौतम, इकलौता। लोकसभा राज्यसभा में एक ही सांसद है बसपा का इस समय, राम जी गौतम। अच्छा, वो कौन सी टाइप के राम हैं? वो आपके पूर्वांचल के ही हैं, और राम जी गौतम। अरे पूर्वांचल को बदनाम मत करिए भाई। तो बोलिए बिहार के हैं। चलिए खैर, आप सारा गड़बड़ उत्तर प्रदेश वाला क्या है? तो बात यह कि बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद राम जी गौतम, जब पूरा विपक्ष बाबा साहब के मान सम्मान के लिए लड़ रहा था तो वो गायब थे। चंद्रशेखर रावण, जो जिनसे बड़ी उम्मीद है, और वो आज की तारीख में दलित यूथ आइकॉन भी एक तरीके से मैं कहूँ, वो भी उनके हाथ में भी मतलब नहीं देखा गया कि वो भी वहाँ, जब बाबा साहब के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो भी वहाँ नहीं थे। हालांकि चंद्रशेखर से मेरी पर्सनल बात हुई इस विषय पर, कल मेरे साथ भी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें अपने से बताई भी। लेकिन मेरा कहना, जो आप जिधर आपका इशारा है, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, वो उनका इकलौता सांसद खामोश है। और उधर जिसको दलित आइकॉन चंद्रशेखर रावण कहा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जितना उग्र वो होते हैं, पार्लियामेंट में कई बार हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा उनको, और रोड पर जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ते हैं, तो वो लड़ाई और वो उग्रता जो है वो पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस वाले मामले पर, अपमान वाले मामले पर नहीं दिखी है। तो अब इसको आप, क्योंकि बुद्धिजीवी और काफ़ी लंबे समय से 40-50 साल से 60 साल से टीवी और साहित्य और किताबों से का सफ़र आपका रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत सारे नेताओं को रंग बदलते देखा है, तो अभी तो खैर भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो अपना ये कहना है कि ये जो चल रहा है वर्तमान समय में, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये दो लोग, दो पार्टियां, यानी आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, दोनों इंडिया गठबंधन में है नहीं। तो शायद एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाई, हम तुम्हारा पार्टी नहीं तो हम तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ाई क्यों लड़े? नहीं, अब इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन लार्जर इशू पे तो पोजीशनिंग आप नहीं लड़े अगर। जी हाँ, बोलिए। देखिए, जो एक ऑनेस्ट व्याख्या हो सकती है, मैंने लिखा भी है कहीं, कि जो भी दलित समाज के नाम पर पार्टी खड़ी होगी, या पार्टी बनी है, या पार्टी बनेगी, तो उसका सदैव ही निशाना कांग्रेस पर होगा। आरएसएस बीजेपी पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस बीजेपी का कोई लेजिटिमेट एक्सेप्टेंस नहीं है दलित समाज में। दलित समाज, खासतौर से जाटो समाज जो है, हिंदी हार्टलैंड का चमार समाज कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो नेता कंप्रोमाइज कर लेता है? नेता कंप्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि फिर अस्तित्व ही नहीं है। मैं किसी की तमिलनाडु में भी जो दलित पार्टी होगी, महाराष्ट्र में तो कौन से एक बाबा साहब के से भी बड़े बाबा अम्बेडकरवादी हैं, एक जो कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, अठावले साहब। वो आदमी है। बाबा साहब ने कहा था कि आंगी राजनीति सफल नहीं होती और राजनीति में समझौते करने होते हैं। तो उनको भी वहां से लेके चिराग पासवान और जितन राम मांझी, जो भी है, तमाम लोग हैं, उसे कांग्रेस के खिलाफ ही रहना है। और कांग्रेस के खिलाफ होते होते वो कितना नीचे गिर जाएंगे कि अपने हिंदू राष्ट्र के शत्रु के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। गोद में बिठाएगा भी नहीं तो पैर वैर पकड़ते रहेंगे। चिराग पासवान तो कह चुके हैं कि मैं तो जब राम मंदिर का वो शिलान्यास और वो तमाम चीज़ें चल रही थी, तो वो तो कह रहे थे तो मैं तो सबरी का वंशज हूँ, हमारा तो हिस्सेदारी है। तो हनुमान भी बने थे वो तो ये बड़ी यह एक सोशल फिनोमिना है। हाँ। कि कांग्रेस को हम टारगेट नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। सर, वोटर एक ही है ना भाई, जो सवर्ण मानसिकता का वोटर है वो तो बीजेपी के साथ है, जो 40% से ऊपर है नहीं। कितना भी ताकत लगा ले बीजेपी 40% से ऊपर जा नहीं सकती। और जो 60% वोटर है वो SC ST OBC और जो अम्बेडकरवादी कह दो, गांधीवादी कह दो, जवाहरवादी कह दो, इंदिरावादी कह दो, वो उतना ही है। अब वो अगर कोई नहीं बचेगा तो घूम फिर करके कहाँ जाएगा? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस से उस वोटर को वापस लाना है तो फिर कांग्रेस को गाली देनी पड़ेगी। मतलब सीधा बीजेपी को नहीं देखे। अच्छा, और ये भी सोच लीजिए, जो भी दलित लीडर है उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु से, बंगाल से लेकर गुजरात तक, वह आरएसएस के साथ ही जाएगा
क्योंकि यह कैरियर का सवाल है, व्यक्तिगत करियर। व्यक्तिगत कैरियर, और व्यक्तिगत कैरियर दलित के नाम पर ही बन सकता है। तो यह इस ब्लू गमछा के नीचे कुछ और भी हो सकता है, भगवा भी हो सकता है। भगवा गमछे को ब्लू रंग से रंग दिया गया है। तो इसमें दलित समाज को समझना चाहिए। दलित समाज और दलित नेतृत्व दो चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई दलित लोकसभा में आरक्षण के सीट से चुनकर जा रहा है और दलित और हिंदू राष्ट्र में लड़ाई हो रही है, या भारतीय रिपब्लिक और हिंदू राष्ट्र में लड़ाई हो रही है, तो ऐसा युद्ध क्षेत्र में वो पाला बदल लेगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाएगा। और वहाँ पे बनेगा क्या फिर हिंदू राष्ट्र में? अरे कुछ मिलता रहेगा। अच्छा, हाँ, ट्वीट लिखने का भी मिलता है आजकल। हाँ, उसका भी मिलता है। इतनी बेरोजगारी है, मैं देख रहा हूँ दलितों में। जो दलित हैं यूरोप से लेके अमेरिका से, कुछ दलित हैं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक ही है, कांग्रेस बीजेपी एक ही है। इतनी बेरोजगारी है, इतना अंडरपेड। मैं अमेरिका गया था, इतना अंडरपेड लोग हैं, कम पैसा मिल रहा है। तो $1000 तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका चुना हुआ एमपी आपको दगाबाजी दे रहा है, दिन पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ, तो चुपके से लिख के कोई किसी को $10,000 हर महीने मिल रहा है तो नहीं लिखेगा। दलित 24 कैरेट गोल्ड नहीं है। दलितों में भी क्या मक्कार नहीं है कुछ? क्या कुछ धूर्त नहीं है दलितों में? कुछ झूठे नहीं है दलितों में? बाकी समाज में जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है। हम दलित एक बेहतर इंसान लॉजिकली है, जैसे अमेरिका में ब्लैक लोग हैं, पर दलितों में गद्दार नहीं है, बदमाश नहीं है, धूर्त नहीं है। ये संभव नहीं है। हाँ, ये अभी जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा उस बात को आगे कर देता हूँ। ट्वीट वाली जो बात आपने की, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारे बड़े बसपा के बड़े सीनियर नेता हैं, मैं उनके आवास पे बैठा था लखनऊ में। तो हम ऐसी चाय पी रहे थे और बाकी लोग बाहर बहुत सारे मिलने के थे, वो राष्ट्रीय महासचिव थे बसपा के। तो एक साथी आए और उन्होंने कहा करे वो मिश्रा जी आपका ने जो ट्वीट किया बड़ा अच्छा ट्वीट किया है और बड़ा पढ़ करके उसको अच्छा लगा। बोले जी 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 थैंक यू। मतलब मुझे लगा कि ये जो कह रहा है और इनकी जो फेस रीडिंग है वो मैच नहीं कर रही है। बाद में मुझे पता चला, उनके पीए ने बताया उनको पता ही नहीं ट्वीट किया गया। ट्वीट तो मैंने किया है। किसके नाम पर कौन ट्वीट कर जाता है उसे पता ही नहीं होता। जी एक सवाल और, अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ बाबा साहब को लेकर, जो अभी प्रोटेस्ट जारी है तरह से, उसमें कई लोगों ने लिखा, बड़े बड़े नेताओं ने, कि दलितों के भगवान हैं। मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ और बाबा साहब स्वर्ग नरक भगवान के आइडिया से कोसों दूर थे और व्यक्ति पूजा से कोसों दूर थे। उन्होंने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन किया और अंतिम में बुद्धिज्म इसलिए स्वीकार किया कि बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है। अरे कुछ दलितों में बहुत बदमाश हैं, वो बोलते हैं कि आखिरकार उन्होंने भारतीय ही संस्कृति को धर्म में जो है कन्वर्ट किया। अरे बुद्धिज्म तो वर्ल्ड आइडियोलॉजी है। बोलते हैं कि ये मुक्तिदाता है, मोक्षदाता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि दलितों में भी कुकर्मी होते हैं। नहीं सर, मैं भी बाबू जगजीवन राम जी का भाषण पढ़ रहा था और बाबूजी उसमें भाषण में कहते हैं बाबा साहब की जयंती, सामाजिक क्रांति के सामाजिक क्रांति, उसमें वो जो आप जो बाबू उसी पे बाबूजी कहते हैं कि जो लोग ये 1983 में कह रहे हैं, बसपा नहीं बनी तब, 24 अप्रैल 1983 को बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबूजी कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म का हिस्सा है या वो वही है, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। इससे मेरी बात से सिद्ध होती है कि दलित 95% श्रेष्ठ मानव है, तो 5% एकदम कचड़ा है। अच्छा, तो एक बात और, सर आप तो पहलवान वाला बात भूल ही गए। आप तो डलमऊ राजा के जो है वारिस हैं। तो आजकल दलित समाज में किस तरह की सोच पनप रही है? मैं समझता हूँ कि दलित समाज धीरे धीरे यह महसूस कर रहा है, दलित मिडिल क्लास, दलित लीडरशिप नहीं, कि हम लड़ाई हार रहे हैं, खत्म होने वाला है मामला। हम लड़ाई हार रहे हैं। और हारने के बाद पता नहीं किन्हीं दो राजाओं में कोई संवाद हुआ है। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी ने पूछा कि किसी राजा ने किसी राजा को पकड़ लिया लड़ाई में हरा करके, तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तुम्हारे साथ बताओ कैसा व्यवहार होना चाहिए। राजा की तरह ही होना चाहिए। तो उनका राजा की तरह होना चाहिए व्यवहार।
तो अब दलित समाज अपनी लड़ाई हार रहा है और समझ आ रही है, मुझे लगता है, और जो जीत रहा है वो हारने के बाद भी दलित को इंसान नहीं समझ रहा है, इसका मजाक उड़ा रहा है। और जो अंबेडकर 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 नया फैशन आया है, यह हारती हुई सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर पार्लियामेंट में ही और उसको डिफेंड करने के लिए जो हिंदू राष्ट्र के लोग फिजिकल वायलेंस पर भी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, और जो 5% कचड़ा गिरा कटा मरा धूर्त दलित है, वह अब भी कह रहा है कांग्रेस और बीजेपी एक ही है।